गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपकी पुस्तक समाज सेतु के पाठ 10 रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन और संदर्भ ग्रंथ की महत्ता पढ़ रहे हैं। इस पाठ से संबंधित 4 वीडियो मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ। अब हम रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, संदर्भ ग्रंथ की महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए अंत में डायरी लेखन पर आ चुके हैं। हमने रिपोर्टाज क्या है, यात्रा वृत्तांत क्या है, डायरी कैसे लिखी जाती है, इस सब के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। हमने ये भी देखा कि डायरी कितने प्रकार से लिखी जाती है और डायरी को कितने रूपों में बांटा गया है। हम ये कह सकते हैं कि डायरी लेखन का जो कार्य है वो कब से प्रारंभ किया गया और डायरी के कितने नाम हैं। डायरी को हम रोज़नामचा, दैनंदिनी, दैनिकी भी कहते हैं और डायरी का वर्गीकरण भी हमने 4 भागों में किया: व्यक्तिगत डायरियाँ, वास्तविक डायरियाँ, काल्पनिक डायरियाँ और साहित्यिक डायरियाँ। इन सभी डायरियों के बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की और ये भी देखा कि किस तरीके से डायरियों को पढ़ने से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आगे हमें पढ़ना है साहित्यिक डायरी में रचना शैली, ललित कल्पना। यानी अब हम बात कर रहे हैं साहित्यिक डायरी की। तो साहित्यिक डायरी होती क्या है, साहित्यिक डायरी किस प्रकार से लिखी जाती है। साहित्यिक डायरी में रचना शैली, ललित कल्पना, मनोविश्लेषण, तर्क, कविता, आत्माख्यान आदि विविध प्रवृत्तियों का मनोरम समन्वय रहता है। जितनी भी साहित्यिक डायरियाँ लिखी जाती हैं उन सभी में रचना की शैली मिलती है। ललित कल्पना का मतलब है सुंदर कल्पना को समावेशित किया जाता है। मनोविश्लेषण का अर्थ है तर्क और वितर्क को मानवीय जो मंथन होता है, मानसिक जो मंथन होता है वो साथ में तर्क होते हैं। कविता, आत्माख्यान। आत्माख्यान का मतलब है कोई भी व्यक्ति, हमने पढ़ा था कि डायरी जो होती है वो व्यक्तिगत होती है, व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है और उसमें उसकी स्वयं की ही गाथा का बखान किया जाता है। तो यहाँ पर वो कह सकते हैं कि आत्म का व्याख्यान होता है, यानी स्वयं का ही व्याख्यान उसके अंतर्गत करता है। आदि विविध प्रवृत्तियों का मनोरम समन्वय रहता है। साहित्य की अन्य कोई ऐसी विधा नहीं है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसके माध्यम से रचनाकार अपने मन की गूढ़ अनुभूतियों को सहजता और निष्पक्ष भाव से अभिव्यक्ति दे सके। यानी हम अगर ये देखें गद्य की या पद्य की जितनी भी विधाएं हैं उन विधाओं में व्यक्ति कल्पना और यथार्थता को स्थान देते हुए लेखन का कार्य करता है, रचना का कार्य करता है। लेकिन एक डायरी लेखन का कार्य ऐसा है जिसमें उसके खुद की मन की जो अनुभूतियाँ हैं उन्हें वो सहजता से और निष्पक्ष भाव से पूरी ईमानदारी के साथ में अभिव्यक्ति देता है। यह एक सुस्पष्ट तथा तथ्यात्मक अभिव्यंजना के निमित्त स्वतंत्र साहित्यिक विधा है और ये स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है। इसको लेखन के लिए हम ये कह सकते हैं कि किसी नियम की आवश्यकता नहीं है, नियमों में बंधा हुआ होना आवश्यक नहीं है। आधुनिक युग में डायरी साहित्य का सर्जन हुआ। हम ये कह सकते हैं आगे कि आधुनिक युग जो था उसमें डायरी साहित्य का सर्जन होता गया। यद्यपि विकास की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए तो यह विधा अभी समृद्ध नहीं कही जा सकती और हम ये भी कह सकते हैं कि विकास की दृष्टि से अगर हम मूल्यांकन करें और दूसरी विधाओं के साथ में डायरी लेखन की विधा की अगर तुलना करें तो हम इस विधा को अभी समृद्ध नहीं कह सकते। इस दिशा में अजित कुमार तथा लक्ष्मीकांत वर्मा की महती भूमिका रही है। अजित कुमार लक्ष्मीकांत ने इस डायरी विधा को लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने डायरी विधा की और आकर्षण को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त जिन लेखकों ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में डायरी साहित्य प्रकाशित कराया उनके नाम हैं शिवदान सिंह चौहान, नरेश मेहता एवं बैकुंठ नाथ मेहरोत्रा। इन सब ने भी अपना योगदान डायरी साहित्य में या पत्र पत्रिकाओं में किया। समसामयिक पत्र पत्रिकाओं धर्मयुग, निकष, हिंदुस्तान, ज्ञानोदय, कादम्बिनी, कल्पना, माध्यम, बिंदु तथा सारिका आदि में उन लेखकों की डायरियाँ प्रकाशित हुई हैं जो इस विधा के आंदोलन के प्रवर्तन मंडल में हैं। प्रवर्तन मंडल का मतलब है जिन्होंने प्रारंभ में इस विधा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्ञानोदय पत्रिका ने इस विधा की समृद्धि में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया और अभी हमने इतने सारे नाम पढ़े वो उन पत्र पत्रिकाओं के नाम थे जिन्होंने डायरी विधा को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पत्र में यानी ज्ञानोदय पत्र में सर्वाधिक डायरियाँ प्रकाशित हुई थीं।
डायरी विधा शैली के रूप में भी अपनाई गई है। आगे हम ये कह सकते हैं कि डायरी विधा को शैली के रूप में भी अपनाया गया है। अनेक लेखकों ने इस विधा में सर्जन कर रचनाओं को संस्मरण, रेखाचित्र या उपन्यास विधा में संकलित कर लिया है। अनेक लेखकों ने इस विधा में सर्जन कर बहुत सारी रचनाओं को संस्मरण, रेखाचित्र और उपन्यास विधा में भी संकलित किया। श्री प्रकाश चंद्र गुप्त की डायरी के पृष्ठ रेखाचित्र साहित्य में है। इसी प्रकार श्री बनारसी दास गुप्त का मनुष्य और कल्ला भी डायरी साहित्य रेखाचित्र में संकलित है। इनका एक उदाहरण दृष्टव्य है। हम देखते हैं एक उदाहरण जो कि किसी डायरी लेखन के रूप में किया गया है और ये लेखन का कार्य बनारसी दास गुप्त ने किया। मनुष्य और कल्ला भी डायरी साहित्य रेखाचित्र में संकलित किया गया है। देखते हैं। सबसे पहले डायरी लेखन के लिए हम समय और स्थान लिखते हैं। तो यहाँ समय दिया है या तारीख दी है, दिनांक दी है 11 जुलाई। सड़क पर पत्थर के टुकड़े डालने की मजदूरी मनसुखा ने कर ली थी। नदी तल में वह पत्थर तोड़ रहा था। गधे पास ही खड़े हुए थे। बच्चे पत्थर बीन रहे थे। मैंने पुल पर से आवाज़ दी, मनसुखा, तुम्हारी तस्वीर बहुत अच्छी आई है। बच्चों के फोटो भी ठीक उतरे हैं। मनसुखा ने कहा, सो तो ठीक, पर तस्वीरें हमें दिखाओ तो सही। मैंने कहा, अच्छा, कल आना, सब फोटो दिखला दूंगा। पर दूंगा नहीं। एक तस्वीर 5 आने में पड़ती है, यानी 5 रुपए की। उस समय जब आने चला करते थे तो उस समय का वर्णन है कि एक तस्वीर 5 आने में पड़ती है। मनसुखा ने कहा, अच्छा पंडित जी, 5 आने पक्के रहे कि ठीक है। अगला दिन 12 जुलाई। मनसुखा हमारे बगीचे पर आया और बोला, पंडित जी, कहाँ मुरम पथरीली मिट्टी गिराना चाहते हैं? मैंने कहा, यही आम के पेड़ों के नीचे जहाँ कीचड़ बहुत है। 13 जुलाई। सुना कि पास के गांव में किसी कुम्हार और उसके बच्चे को सांप ने काट खाया है। उस वक्त हमें मनसुखा का ख्याल भी नहीं आया। शाम को खबर मिली कि मनसुखा और कल्ला को ही सर्प ने काटा था और दोनों ही मर गए। यानी ये घटना है जिसे वो इसमें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। श्री प्रकाश चंद्र गुप्त ने भी पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच में डायरी साहित्य को संकलित कर दिया। एक उदाहरण दृष्टव्य है। ये इससे पहले जो हमने उदाहरण पढ़ा वो उदाहरण था बनारसी दास गुप्त के द्वारा लिखा हुआ मनुष्य और कल्ला, जिसमें उन्होंने रेखाचित्र प्रस्तुत किया है, लेकिन डायरी साहित्य के रूप में। जिसके उदाहरण अभी हमने देखे, अलग अलग दिनांकों में अलग अलग तरह से प्रस्तुत किए गए। और अब हम एक उदाहरण और देख रहे हैं जो कि श्री प्रकाश चंद्र गुप्त ने पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच के द्वारा किया गया है, जिसका एक उदाहरण है। पानी मूसलाधार बरस रहा है। बाहर चरवाहे गला फाड़ कर विरहा गा रहे हैं। चरवाहे कौन है? चरवाहे जो भैंस, बकरियां, गाय चराने वाले होते हैं, ये सब चरवाहे कहलाते हैं। और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश का दृश्य है और उसमें जो चरवाहे हैं वो गला फाड़ फाड़ कर, यानी ज़ोर ज़ोर से विरहा के गीत गा रहे हैं। एक अजब सरूर मेरी आत्मा पर छा गया है। मैं झूम झूम कर गुनगुनाता हूँ, एकाकिनी बरसात। मेरे मकान के बाहर ताल में बटू समुदाय वेद पाठ करता है। वह जेठ की विकट गर्मी, वह आषाढ़ का पक जामुन के रंग सापाग और सावन भादों की यह शीतल कमल की पंखुड़ियों सी रिमझिम और धन की चोट सी मूसलाधार बरसात। श्री दूधनाथ सिंह की डायरी साहित्य बर्फ के टुकड़े ज्ञानोदय पत्रिका के जनवरी 1965 अंक में प्रकाशित हुआ। और इस तरह के वर्णन हमें और अन्य डायरीज़ में भी देखने को मिलते हैं। श्री दूधनाथ सिंह की डायरी है बर्फ के टुकड़े। इसे भी ज्ञानोदय पत्रिका में जनवरी 1965 के अंक में प्रकाशित किया गया था। इसी पत्रिका में प्रकाशित हरिशंकर परसाई का
हम, वे और भीड़ तथा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का डायरी के 5 पृष्ठ प्रकाशित हुए। श्री प्रभाकर माचवे का पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी प्रयोगात्मक डायरी रचना है। यद्यपि हिंदी में अभी भी डायरी साहित्य अधिक नहीं लिखा गया है, किंतु उपलब्ध साहित्य में आत्मपरकता, दार्शनिकता तथा व्यंग्यात्मक तीव्रता का सुंदर प्रयोग हुआ है। कहानी, उपन्यास एवं रेखाचित्रों में इस विधा का प्रयोग बहुलता के साथ हुआ है। यहाँ तक हमने डायरी लेखन की परंपरा को पढ़ा कि डायरी लेखन किस तरीके से किया जाता था, डायरी में किन किन बातों को संकलित किया जाता था, डायरी किस किस तरह से लिखी जाती थी, और अलग अलग साहित्यकारों के नाम भी पढ़े जिन्होंने डायरी साहित्य विधा को अपनाया और अपनी लेखनी उस पर चलाई। लेकिन फिर भी अंत में हम ये कह सकते हैं कि डायरी लेखन का जो कार्य है डायरी साहित्य का, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है, जो हमें उपलब्ध है, वह बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हम हमारे अंतिम बिंदु पर आते हैं, जो कि है संदर्भ ग्रंथ की महत्ता। संदर्भ ग्रंथ की महत्ता क्या होती है? समाचार माध्यमों में कार्य करते समय किसी घटना के लिए पुराने संदर्भों की आवश्यकता होती है, और यह कार्य समाचार पत्र, कार्यालय अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों में, पुस्तकालय अथवा तकनीकी भाषा में संदर्भ संग्रहण कक्ष होता है, जहाँ पर सभी घटनाओं तथा विविध मुद्दों से संबंधित समाचारों अथवा कथाओं को अलग अलग दस्तावेज के रूप में सहेज कर रखा जाता है। संदर्भ ग्रंथ की महत्ता से ये तात्पर्य है कि जैसे समाचार जगत जो भी कार्य करता है, तो अगर हम कोई नई घटना दिखाने जा रहे हैं, उस घटना से संबंधित हमें किसी पूर्व घटित घटना को संदर्भ के रूप में काम में लेना है या उसे संदर्भ के रूप में दिखाने की आवश्यकता है, तो ये कार्य समाचार पत्र, कार्यालयों अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों में पुस्तकालय बनाए जाते हैं, या फिर तकनीकी भाषा में संदर्भ संग्रहण कक्ष होता है, जहाँ पर हमें इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है, जहाँ पर सभी घटनाओं अथवा विविध मुद्दों से संबंधित समाचार अथवा कथाओं को अलग अलग दस्तावेज के रूप में सहेज कर यानी संभाल कर रखा जाता है, और पुरानी इन सभी घटनाओं और विभिन्न मुद्दों से संबंधित सारी जानकारी या समाचारों या कथाओं को वहाँ संभाल कर रखा जाता है, जिससे आने वाले समय में भी किसी के लिए अगर वो उपयोगी साबित हो तो वहाँ से वो काम में ली जा सकती हैं। संपादक किसी भी कथा अथवा विषय पर लेखन करने से पूर्व आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ एकत्र करने के लिए पुस्तकालय का सहारा लेता है, और जितने भी संपादक होते हैं वो अपने किसी विषय पर लेखन कार्य करने से पहले उस संदर्भ को एकत्र करने के लिए उसी पुस्तकालय का सहारा लेते हैं जहाँ पर वो चीज़ें एकत्रित की जाती हैं। इससे समाचार अथवा कहानी रुचिकर और पठनीय हो जाती है। तो जो भी समाचार दिखाना चाहते हैं, जो भी कहानी दिखाना चाहते हैं, वो रुचिकर और पढ़ने योग्य हो जाती है। इतना ही नहीं, कई बार पाठक इसे अनेक स्थानों पर संदर्भ के रूप में भी सहेज कर रखते हैं, और पाठक स्वयं भी कहीं कहीं किसी बात को समझाने के लिए उदाहरण के रूप में या संदर्भ के रूप में उस बात को कहता है। उदाहरण के तौर पर किसी विशेष नेता अथवा व्यक्तित्व के राजस्थान आगमन के समाचार को मात्र 2 या 3 पंक्तियों में पूरा किया जा सकता है, किंतु यह मात्र सूचनापरक होकर रह जाएगा। यानी आप किसी विशेष नेता या किसी विशेष व्यक्तित्व के राजस्थान आने की बात को समाचार के रूप में 2 या 3 पंक्तियों में ही बता देती हूँ, तो वो बहुत ही छोटा हो जाता है और सूचना मात्र रह जाता है। इसकी पठनीयता बढ़ाने के लिए यानी लोग इसे पढ़ें, लोगों के लिए वो आकर्षण का बिंदु बने, तो इसकी पठनीयता बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति विशेष के राजस्थान से जुड़ी पुरानी स्मृतियों, यानी अगर वो पहले कभी आया हो, उसकी पूर्व की गई यात्राएं, पूर्व कई लोगों से किए गए उसके साक्षात्कार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो जितने भी उसके पूर्व साक्षात्कार हैं अथवा राजस्थान से बाहर राज्य के संदर्भ में कथन या कोई बयान है, उसके द्वारा की गई कोई बात है, को इकट्ठा कर लिया जाता है और उदाहरण के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पाठकों की स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती है और संदर्भिक पक्ष भी लाभान्वित हो जाता है। यानी जो बात वो कहना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे, उसे और भी विशेष रूप में प्रस्तुत करने का उन्हें अवसर मिल जाता है।
इसी प्रकार मौसम की खबरों में जब शहर का तापमान सर्वाधिक या न्यून रहता है, सर्वाधिक यानी बहुत ज़्यादा और न्यून मतलब बहुत ही कम, सर्दियों में बहुत कम हो जाता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा जब तापमान या टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस दिन संपादक विगत 10 वर्षों में रहे तापमान का लेखा जोखा एकत्रित करता है और उस समय जो संपादक होता है, जो उस समय जानकारी प्रदान करना चाहता है, वो पिछले 10 वर्षों के तापमान से उसका तुलनात्मक अध्ययन करता है या प्रस्तुति देता है। इससे मौसम विज्ञानी के कथन के साथ प्रस्तुत करता है और वो जो पुराना उसका लेखा जोखा है, उसे वो आज के मौसम विज्ञान के कथन के साथ में प्रस्तुति देता है, ताकि पाठकों को तापमान में हुए परिवर्तन अथवा उत्तरोत्तर वृद्धि या कमी के कारणों का स्वतः ज्ञान हो जाता है। तो जो पाठक है वो अपने आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि तापमान किस तरीके से परिवर्तित हुआ है, इतने वर्षों में कितनी वृद्धि या कितनी कमी आई है। यदि इन्हीं संदर्भों को जोड़कर शीर्षक देने की आवश्यकता हो तो इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि इसी बात को काम में लेते हुए वो अगर कोई शीर्षक बनाना चाहता है तो वो शीर्षक इस प्रकार का होगा, गर्मी ने विगत 50 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। और आप स्वयं भी अभी सर्दी का समय चल रहा है, उस सर्दी के समय में आप खुद भी देखते होंगे, अगर कहीं माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा मावट या बारिश हो रही है और किसी स्थान पर बर्फबारी हो रही है, तो उस चीज़ को पिछले रिकॉर्डों के माध्यम से प्रस्तुति देने का प्रयास किया जाता है, तो वो और अधिक आकर्षक बन जाता है। सारांश। अब हम सारांश पढ़ते हैं। आंखों देखी और कानों सुनी जो घटनाएं हैं रिपोर्टाज कही जाती हैं, कल्पना के आधार पर नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिपोर्टाज जो है वो आंखों देखी घटना को ही लिखा जा सकता है, कल्पना के आधार पर, यानी झूठी कोई खबर हम रिपोर्टाज के रूप में नहीं दे सकते हैं। लेकिन तथ्यों के वर्णन मात्र से रिपोर्टाज नहीं बना करता, रिपोर्ट भले ही बन जाए, लेकिन जितने भी तथ्य हमारे पास में एकत्रित होते हैं उनसे रिपोर्ट बन सकती है, लेकिन रिपोर्टाज नहीं। घटना प्रधान होने के जब ही रिपोर्टाज कथात्मक से युक्त, कथा तत्व से युक्त होता है। रिपोर्टाज लेखक जनसाधारण के जीवन की सच्ची और सही जानकारी रखता है और उत्सवों, मेलों, बाढ़ों, अकालों, युद्धों, महामारियों जैसे सुख दुख के क्षणों में जनता को निकट से देखता है। मनुष्य की विकास गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये बात कर रहे हैं हम यात्रा वृत्तांत की। अपने जीवन काल में व्यक्ति यात्रा अवश्य करता है। यात्रा करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण भी है, उसे पसंद भी होता है। यात्री को यात्रा से तटस्थ दृष्टि प्राप्त होती है। यह जीवन की कृत्रिमता से दूर जाकर जीवन की वास्तविकता की अनुभूति करता है। उसके हृदय में पर्यावरण के प्रति अपनत्व का भाव जागृत होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर और प्राकृतिक स्थलों की जब यात्रा करता है तो उससे पर्यावरण के प्रति अपनत्व उत्पन्न होता है। फिर बात करते हैं डायरी की। डायरी लिखना भी एक कला है। डायरी लेखन से लेखक के आत्मीय गुण एवं प्रवृत्तियां उजागर होती हैं। डायरी लेखन से व्यक्ति दिनों दिन परिष्कृत होता जाता है एवं जीवन में मानवीय मूल्यों का विकास होता है। संदर्भ ग्रंथ हमें पूर्व में हुई घटनाओं की मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं और हम पुराने रिकॉर्डों के रूप में उन्हें काम में लेते हैं। पत्रकारिता एवं शोध कार्य के क्षेत्र में संदर्भ ग्रंथों का अत्यधिक महत्व है। पूर्व में घटित घटनाओं की जानकारी के साथ वर्तमान घटित घटनाओं की तुलना संदर्भ सामग्री के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। यानी पुरानी जानकारी को हम वर्तमान जानकारी से जोड़ते हुए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे वातावरण परिस्थितियों में आए बदलाव को सुगमता से समझा जा सकता है। आपका ये पाठ 10 यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? रिपोर्टाज हम कह सकते हैं कि जो आंखों देखी घटना है उसको हम यथार्थ के रूप में प्रस्तुति देते हैं। रिपोर्टाज में अंतर बताइए। रिपोर्ट जो होती है उसमें काल्पनिकता नहीं होती, सिर्फ तथ्यों पर आधारित होता है, लेकिन रिपोर्टाज के अंदर हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी सृजनात्मकता को भी शामिल किया जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज विधा की प्रथम रचना कौन सी है? मैंने आपको ये पूरा पाठ पढ़ा है, उसमें से आप ढूंढ सकते हैं। हमें यात्रा क्यों करनी चाहिए? यात्रा करने से व्यक्ति तरोताज़ा महसूस करता है। वो अपने जीवन में अगर परेशान है तो वो समय और स्थान को बदल कर अपने आप में नैतिकता और चारित्रिकता को भी बढ़ा सकता है। प्रमुख यात्रावृत्त लेखकों के नाम आप पीछे पाठ में से निकाल सकते हैं। डायरी क्यों लिखी जाती है? डायरी के अंतर्गत आत्मकथात्मक शैली में लिखी जाती है और डायरी लेखन का कार्य जब किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि डायरी लेखन का कार्य एक आईने के समान होता है। व्यक्ति स्वयं को एक आईना दिखाता है। डायरी लेखन की 5 विशेषताएं
आप पिछले अध्याय में से देख सकते हैं। पत्रकारिता के संदर्भ में सामग्री की क्या उपयोगिता है। पत्रकारिता के संदर्भ में सामग्री की उपयोगिता हम इस तरीके से मान सकते हैं कि अगर आप आज के समय में यानी वर्तमान समय में कोई समाचार देना चाहते हैं और उस समाचार को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए आपको पिछले संदर्भ को जोड़कर अगर उसे देना हो तो वहाँ आप संदर्भ सामग्री जो कि किसी लाइब्रेरी में या फिर संग्रहण किए हुए स्थान से उपलब्धि लेकर आप उस सामग्री को काम में लेते हुए पत्रकारिता को और ज़्यादा आकर्षक और पठनीय बना सकते हैं। इस प्रकार की उपयोगिता पत्रकारिता के लिए संदर्भ सामग्री की होती है। आपकी ये जो पुस्तक है समाज सेतु, इसमें हमारे पास में 5 अध्याय थे। हम वो 5वां अध्याय पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं आपको ये पुस्तक समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।